मोहन और आराध्या तिलक बाबा के आद्या शक्ति पीठ पर पहुंचे हुए थे। उन्हें वहां एक बक्सा मिलता है जिसमें से सौम्या की फोटो निकलती है और उस कमरे में एक आवाज आती है, तुम दोनों आ गए बेटा, मुझे पता था कि तुम दोनों जरूर आओगे। आवाज की गूंज से आराध्या पूरी तरीके से डर चुकी थी और डर से वो मोहन के पीछे छुप गई। मोहन ने घबराकर चारों तरफ देखा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी आराध्या ने कांपते हुए हाथों से छत की तरफ इशारा किया। छत के कॉर्नर में 4 फुट की परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी 2 सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने जल्दी से अपने गले की रुद्राक्ष माला अपने हाथ में ली और बचाव के लिए मंत्र पढ़ने लगा। तो दोस्तों ये है कलीपुर के राज का एपिसोड 3 और अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं सुना है आप जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देर ना करते हुए हम एपिसोड 3 पर आते हैं। मोहन लगातार मंत्र जाप कर रहा था। तभी उस परछाई ने मोहन से कहा कि तुम मंत्र उल्टा पढ़ रहे हो मोहन, तुम्हारे इस मंत्र से नकारात्मक ऊर्जा जाग जाएंगी। मोहन डर के कारण मंत्र पढ़ना बंद ही नहीं कर रहा था और तभी वहां का माहौल एकदम बदल गया। उस रूम की हवा एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उस रूम में मोहन और आराध्या का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कमरे की दीवारें उनके करीब आ रही हैं। कमरे के बाहर से औरतों की डरा देने वाली आवाज़ें आ रही थी। आराध्या डर के कारण कांप रही थी। उस परछाई ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए। 10 मिनट बाद वहाँ का माहौल पहले की तरह सामान्य हो गया। जैसे ही वहाँ का माहौल शांत हुआ तो उस परछाई ने मोहन को कहा कि मोहन, मैं तेरा दादा हूँ, तिलक बाबा। मोहन ने कहा कि आप तिलक बाबा नहीं हो सकते, वो कलीपुर के शमशान के पास मुझे मिलते हैं। मोहन कुछ कहने वाला था लेकिन उस परछाई ने मोहन से उस परिवार का एक राज बताया जो केवल उन परिवार के लोगों को पता थी। आराध्या भी उस राज को पहली बार सुन रही थी। उस परछाई से वो एक अनकहा राज सुनकर मोहन हार मान चुका था। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहने लगा कि आखिर मैं किस पर यकीन करूं और किस पर ना करूं। कौन असली है, कौन नकली है, वो शमशान के पास वाला या फिर आप जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मेरी आखिर इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है। आराध्या अपनी हिम्मत जुटाकर मोहन के कंधे पर हाथ रखती है और मोहन को हौसला देते हुए कहती है कि भैया, दादाजी की बात एक बार सुन लेते हैं, आप इतनी जल्दी हार मत मानिए। मोहन सर उठाकर आराध्या की तरफ देखता है और वो उससे पूछता है कि तुम दादाजी को सुन सकती हो। आराध्या अपना सर हाँ में हिलाती है। मोहन आराध्या की हाँ सुनकर सकपका गया क्योंकि शमशान के पास वाले तिलक बाबा ने कहा था कि मोहन के अलावा कोई उसे देख और सुन नहीं सकता है। मोहन के मन में उठ रहे सवालों को तिलक बाबा ने एक पल में ही शांत कर दिया कि मोहन, बेचैनी को त्याग दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा रूप, मेरा आवाज लेकर तुम्हारे साथ छल कर रहा है। मेरी हत्या करवाई गई है। मेरी हत्या अजय ने की है। इधर शहर के हॉस्पिटल में रघु की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। रघु एक हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में था। जैसे ही उसे होश आया उसने अपने आसपास देखा। उस प्राइवेट वार्ड में एक कांस्टेबल चेयर पर बैठकर झपकी मार रहा था। रघु ने उसे आवाज़ देकर उठाया और बोला कि मुझे इंस्पेक्टर डीडी से बात करनी है। वो कहाँ हैं, उन्हें बुला दीजिए। तभी कांस्टेबल ने अपना सर खुजाते हुए कहा कि सर की नाइट ड्यूटी चल रही है।
वो अब कल सुबह ही आएंगे, अभी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रघु ने कहा कि सुबह तक का इंतज़ार किया तो मोहन कल का सूरज नहीं देख पाएगा। रघु हड़बड़ाते हुए अपने सारे मेडिकल पाइप्स झटके से निकालता है और बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाता है। तभी वो कांस्टेबल रघु को पकड़ लेता है और बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। रघु ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो कांस्टेबल को धक्का देकर कमरे से बाहर भागने लगता है। कांस्टेबल भी रघु के पीछे पीछे भाग रहा था। रघु की हालत कमज़ोर थी, लेकिन वो पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश कर रहा था। रघु के चेहरे पर डर का भाव था और वो बस एक ही बात कहे जा रहा था कि मुझे मोहन को बचाना है और जल्दी से सौम्या से मिलना है। रघु हॉस्पिटल से बाहर रोड में आ चुका था। रोड बिल्कुल सुनसान था। रात का समय होने की वजह से ज़्यादा वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। कांस्टेबल को भागता देख हॉस्पिटल के कुछ वार्ड बॉयज़ और हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड कांस्टेबल के साथ रघु को पकड़ने के लिए भागने लगे। वैसे तो रघु की हालत काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी वो सभी लोगों से आगे दौड़ रहा था। तभी भागते हुए रघु एक सुनसान गली की तरफ मुड़ जाता है। सभी लोग रघु के पीछे भाग रहे थे। रघु उस सुनसान गली के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो पत्थर बन गया हो। देखते ही देखते रघु मुंह के बल सड़क पर गिर जाता है। कांस्टेबल, हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज और सिक्योरिटी गार्ड सभी मिलकर रघु को वापस हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यहाँ पर कांस्टेबल थाने में फ़ोन कर सारी घटना बता देता है। उस समय ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर महाजन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इंस्पेक्टर महाजन ने देखा कि रघु के वार्ड में भीड़ लगी हुई है। डॉक्टर इंस्पेक्टर महाजन के पास आते हैं और उसे बोलते हैं, ही इज़ नो मोर। रात के 2 बज रहे थे। कलीपुर की हवेली में सभी लोग सो रहे थे और सौम्या हवेली के पीछे वाले बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके सामने एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनी हुई थी और एक दिया जल रहा था। सौम्या लगातार मंत्रों का जाप कर रही थी। उसने करीब आधे घंटे मंत्र जाप किए और एक लाल कपड़े की पोटली खोली। उसमें कुछ पाउडर जैसा था। जलते हुए दिए से कुछ बूंदें उसने उस पाउडर में मिलाई और वो पाउडर एक भभूत में बदल गया। सौम्या उस भभूत को लेकर दबे पांव घर के अंदर आने लगी। वो चुपचाप विद्या के कमरे के अंदर चली गई और उस भभूत को विद्या के काले पड़ चुके हुए पैर से लेकर कमर तक वाले हिस्से में लगाने लगी। सौम्या वो भभूत विद्या के शरीर में लगा रही थी। तभी विद्या के पापा रंजित जी ने सोचा कि एक बार मैं विद्या को देखाऊं और वो उठकर अपने कमरे से विद्या के कमरे की तरफ जाने लगे। उन्होंने देखा विद्या के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। जब उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोला तो वो चौंक गए। सौम्या भी विद्या के पापा को देखकर चौंक गई थी। विद्या के पापा ने कहा कि सौम्या, ये क्या कर रही हो तुम? सौम्या एकदम घबरा गई थी। वो खड़ी हुई और एक धीमी सी हिचकिचाते हुए आवाज़ में उसने कहा कि चाचा जी, मेरी मम्मी ने एक इलाज बताया था। उन्होंने एक जड़ी बूटी भेजी थी जिसे पीस कर लगाने से लकवे पेशेंट को राहत मिलती है, तो बस मैं वही कर रही थी। विद्या के पापा ने कहा कि आधी रात को क्यों? ये काम दिन में भी किया जा सकता था। सौम्या ने कहा कि चाचा जी, घर में इतनी उथल पुथल मची रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मोहन भी पता नहीं आजकल कहाँ व्यस्त रहते हैं। मेरी तो काफ़ी टाइम से मोहन से बात ही नहीं हो पाई है और आप लोगों से बात करने में मुझे झिझक होती है। लेकिन विद्या की हालत मुझसे देखी नहीं गई, तो सोचा कि मैं ये काम अकेले ही कर लेती हूँ। समय के साथ मैं धीरे से आप लोगों को बता दूंगी।
विद्या के पापा थोड़ा सामान्य होते हैं। बेटा, तुम तो घर की बहू हो, इतना मत सोचा करो, और वैसे भी तुम मेरी बेटी की भलाई के लिए ये सब कर रहे हो। खैर, अभी बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। विद्या के पापा को सौम्या के ऊपर शक हो चुका था, इसलिए वो विद्या के कमरे में ही उस रात को रुक गए। विद्या के पापा ने अपने आप से कहा कि मुझे सौम्या की बात मोहन से करनी होगी, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है। मोहन ने पूछा, ये अजय कौन है? तिलक बाबा ने बोला, अपने पिता से पूछ लेना, और फिर भी मुझ पर शक हो तो उस शमशान वाले से पूछना। मोहन ने कहा कि उन्होंने कहा है कि समय आने पर ब्रह्म राक्षस से मुझे असली कातिल का पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर रखा है। तिलक बाबा बोले कि बेटा, आदि शक्ति के अलावा कोई भी ब्रह्म राक्षस को काबू नहीं कर सकता, तो सिद्ध करने की बात तो बहुत दूर की है। वो कोई ब्रह्म राक्षस नहीं, एक मिताक्ष है, एक ऐसी शक्ति जो खुद को ब्रह्म राक्षस कहलवाती है। तो तुम्हें इसकी सच्चाई जाननी है तो कोई भी मंत्र उस पीपल के पेड़ के सामने पढ़ना, वो तुम्हारे साथ उस मंत्र को नहीं बोलेगा। ब्रह्म राक्षस भगवान का नाम और मंत्र जब भी सुनते हैं तो बोलने वाले के साथ साथ उसे वापस दोहराते हैं, और वो भी स्पष्ट और बिना किसी गलती किए हुए। तिलक बाबा बोले, मुझे अपनी मौत का आभास पूर्व में ही हो चुका था, इसलिए मैंने अपनी सिद्धि की मदद से अपनी परछाई को यहाँ शक्तिपीठ में ही सुरक्षित रख दिया। अनजाने में और बहकावे में आकर तुम उस काली शक्ति की मदद कर रहे हो, और जो तुम्हें तंत्र सिखाया जा रहा है वो कोई तंत्र नहीं, वो एक बलि की विधि है, और वो विधि हर बार पूरी तो होती है लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाती। और अगर वो विधि सफल हो जाती तो विद्या के साथ अब तक तुम्हारे घर में 2 और मौतें हो चुकी होती। मोहन ने अपना सवाल जारी रखा और पूछा कि दादाजी, विधि पूरी होने के बाद भी विधि सफल क्यों नहीं होती? तिलक बाबा बोले, सौम्या की वजह से। सौम्या तुम्हें हर काली शक्ति से बचाने की कोशिश कर रही है। सौम्या मेरी होनहार शिष्य है, और वो जो काम कर रही है वो कोई नॉर्मल शादी का नहीं कर सकती। सौम्या के कारण ही विद्या की जान अभी तक बची हुई है, और जो तुमने सौम्या को आधी रात में देखा वो सौम्या नहीं, मिताक्ष था, जो तुम्हें सौम्या के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। सौम्या ने उस मिताक्ष को घर में आने से रोक रखा है, वरना उसे अपना तिलक बाबा समझ लिया और मिताक्ष को ब्रह्म राक्षस समझकर घर में आने का आमंत्रण भी दे दिया। सौम्या अकेले ही उन बुरी शक्तियों से लड़ रही है। तिलक बाबा की आवाज सुनकर आराध्या ने बीच में टोकते हुए कहा कि दादा, अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए? अगर आप पहले आ जाते तो शायद विद्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब तिलक बाबा ने कहा, मैंने अपनी परछाई को शक्तिपीठ तक ही सीमित कर रखा है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बहुत सी काली शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो परछाइयों को अपने कैद में लेकर उससे कुछ भी गलत काम करा सकती हैं, और मुझे इस बात का भरोसा था कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। तिलक बाबा कहते हैं, मोहन और आराध्या, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है। शक्तिपीठ में जो मंदिर है उसके गर्भगृह में एक सुनहरे रंग का बक्सा रखा हुआ है। उस बक्से को तुम अपने साथ ले जाना, भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। और हाँ, ध्यान रखना, आज से सौम्या तुम दोनों की गुरु होंगी। मोहन, तुम कभी भी आराध्या को अकेला मत छोड़ना। इस लड़ाई में रघु भी शामिल है। तुम चारों को ये लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी है, एक दूसरे से नहीं। धीरे धीरे तिलक बाबा की परछाई
विलुप्त हो गई। मोहन और आराध्या के आंखों में आंसू थे। वो धीरे कदमों से मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां से एक सुनहरे रंग का बक्सा अपने साथ लेकर कलीपुर के लिए निकल पड़े। हॉस्पिटल से लौटकर इंस्पेक्टर महाजन तिलक बाबा मर्डर केस और रघु के सारे स्टेटमेंट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बड़ी बारीकी से पढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर महाजन करीब 53 साल के थे। उनका रिटायरमेंट करीब था। इंस्पेक्टर महाजन को दिन के शोर से अच्छा रात का सन्नाटा लगता था, जिसका कारण था उनका 30 साल का करियर, जिसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर बनने तक के सफ़र में उन्होंने तय किया था। इसलिए अब वो ज़्यादा केसेस में उतना इन्वॉल्व नहीं रहते थे। तिलक बाबा मर्डर केस इंस्पेक्टर महाजन का खास ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। सारी फाइल्स पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर महाजन ने तुरंत केस इंचार्ज इंस्पेक्टर डीडी को हॉस्पिटल आने को बोला। इंस्पेक्टर डीडी ने भी बात की सीरियसनेस को समझी और बिना सवाल जवाब किए हॉस्पिटल पहुंच गए। इंस्पेक्टर महाजन हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर डीडी का वेट कर रहे थे। इंस्पेक्टर डीडी आए तो महाजन ने रघु से जुड़ी सारी डिटेल्स और तिलक बाबा मर्डर केस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी वो सब इंस्पेक्टर डीडी से पूछने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ उतना ही पता चला जितना उन्होंने फाइल्स में पढ़ा था। तब इंस्पेक्टर डीडी ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा कि महाजन जी, आप इस केस में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मैंने तो आज से पहले आपको कभी इतना एक्टिव नहीं देखा है और हाल ही में आप एक लंबी छुट्टी से होकर आए हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इंस्पेक्टर महाजन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर डीडी, ये बात कम लोगों को पता है। पुलिस विभाग तिलक को 25 सालों से ढूंढ रहा है। हर बार वो किसी न किसी तरीके से पुलिस को चकमा देकर भाग ही जाता था। पुलिस के नज़रों में तिलक बाबा एक अपराधी है। इंस्पेक्टर डीडी की आंखें फटी की फटी रह गई। इंस्पेक्टर डीडी ने बोला, महाजन जी, इतना प्रसिद्ध इंसान जिसे केवल एक गांव नहीं पूरा शहर उसे भगवान की तरह पूजता है, वो पुलिस की नज़रों में एक अपराधी है। महाजन ने इंस्पेक्टर डीडी से कहा, अपनी प्रसिद्धि का ही उसने फ़ायदा उठाया और इसी प्रसिद्धि के चलते वो कई बार गिरफ्तार होने से बच जाया करता था। इन 25 सालों में पुलिस विभाग ने तिलक को 3 बार गिरफ्तार किया था। जब उसकी प्रसिद्धि फेल हो जाती थी तो अपनी वो तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करके पुलिस के नज़रों में धूल झोंक कर चला जाता था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग कहीं और हो गई और जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई, पोस्टिंग के तुरंत बाद ही मैं छुट्टी पर चला गया था और कल ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। और जैसे ही मैंने तिलक का नाम सुना, मैं चौकन्ना हो गया। इंस्पेक्टर डीडी महाजन की बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी इंस्पेक्टर डीडी ने पूछा कि महाजन जी, अगर तिलक बाबा सच में अपराधी थे तो उनके खिलाफ कोई तो सबूत होगा, और आखिर उनका अपराध क्या था? महाजन इंस्पेक्टर डीडी को कुछ बताने वाले थे। तभी रघु के वार्ड से जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों इंस्पेक्टर रघु के वार्ड में घुसते हैं और वहाँ पर जो देखते हैं वो चौंका देने वाला था। रघु अपने बेड पर बैठा था। उसके चेहरे और हाथ पर नाखूनों के ताज़ा निशान थे, जिसमें से खून हल्का हल्का निकल रहा था। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर भी वहाँ आ गए। डॉक्टर हरी के होश उड़ गए थे, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही डॉक्टर हरी ने रघु को मृत घोषित किया था। तो ये था हमारा एपिसोड 3। बहुत ही जल्द एपिसोड 4 भी आएगा। आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एपिसोड 3 का रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको क्या लगता है कि रघु जिंदा कैसे हो गया, और कहीं मोहन फिर से किसी मैनिपुलेशन में तो नहीं फंस रहा है, और तिलक बाबा एक अपराधी कैसे हो सकते हैं? अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।